Hello everyone, myself Babli Rajput and I welcome you all in Maths Teacher YouTube channel. So in this video lecture, we are going to study about the MCQ questions for the chapter Force and Laws of Motion. So expected MCQs कितने आ सकते हैं, ठीक है, किस किस तरीके के MCQs हैं वो पूछे जा सकते हैं, इस वीडियो लेक्चर में हम वो समझेंगे. So starting from the question number 1 या उससे पहले आप एक काम कीजिएगा, आप इसमें टोटल 26 क्वेश्चंस हैं इस वीडियो में, तो आप अपनी तरफ से पहले आंसर्स देखिए, ठीक है, कितने आंसर्स आप करेक्ट कर रहे हो, देन आप जो मैं आंसर बता रही हूँ उसको देखना, ठीक है, एंड अपना जो स्कोर है इन दी कमेंट सेक्शन जरूर मेंशन करना कि आपको आउट ऑफ 26 कितने मार्क्स मिले, ठीक है. सो क्वेश्चन नंबर 1, वी हैव अ गोलकीपर इन अ गेम ऑफ फुटबॉल पुल्स हिज हैंड्स बैकवर्ड आफ्टर होल्डिंग द बॉल शॉट एट द गोल. दिस enables the goalkeeper to. क्वेश्चन का मतलब ये है कि जो गोलकीपर होते हैं फुटबॉल मैच में, ठीक है, वो क्या करते हैं, वो बॉल को कैच करने से पहले अपना हाथ थोड़ा सा पीछे पुश कर लेते हैं, ठीक है, थोड़ा सा पीछे वो क्या कर लेते हैं, अपने हैंड को ले जाते हैं एंड देन दे कैच दैट बॉल. सो जब उन्होंने ये चीज की, ठीक है, अपने हैंड्स को पीछे पुल किया, तो उससे क्या हुआ. ए ऑप्शन है एक्सर्ट लार्ज फोर्स ऑन द बॉल, बॉल ने उनके हाथ में बहुत ही लार्ज फोर्स एक्सर्ट की. B here reduces the force exerted by balls on the hands. C is increase the rate of change of momentum and D is decrease the rate of change of momentum. देखो, ये मैंने आपको पढ़ाया था जब मैंने सेकेंड लॉ ऑफ मोशन बताया था. सेकेंड लॉ ऑफ मोशन का एप्लीकेशन ये ठीक है, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन है, उसका एप्लीकेशन है, उसमें काफी सारे एप्लीकेशंस थे एंड इम्पॉर्टेंट है. तो उसमें एक एप्लीकेशन ये भी था कि भाई जो क्रिकेटर्स होते हैं, जो गोलकीपर्स होते हैं, दे पुश देयर हैंड्स बैकवर्ड डायरेक्शन, तब वो बॉल कैच करते हैं. रीजन बीइंग क्या होगा कि जब वो अपने हाथ को बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करेंगे तो उससे क्या होगा, टाइम बढ़ जाएगा, ठीक है. मान लो एक फील्डर है या हम बोले गोलकीपर है, वो यहाँ पे क्या करता है, बॉल को कैच करता है, ठीक है, आगे हाथ करके बॉल को कैच करता है, वर्सेस जब वो पीछे हाथ करके बॉल को कैच करेगा. तो जब वो आगे हाथ करके बॉल को कैच करेगा तो उससे क्या होगा, उसके हाथों पे बहुत ज्यादा फोर्स पड़ेगा, जिससे मोमेंटम बहुत ज्यादा जनरेट होगा और जिससे क्या होगा, उसको चोट लगेगी. वाइल जब वो अपने हाथ पीछे कर लेगा, मान लो हाथ पीछे कर दिया और इतना आ गया, ठीक है, इतना चेंज इन पोजीशन आ गया, तो इससे क्या होगा, टाइम बढ़ जाएगा और बॉल ज्यादा टाइम तक ट्रेवल करेगी. इसकी वजह से क्या होगा, सबसे पहले फोर्स की जो वैल्यू है वो कम होगी, ठीक है, एंड उसकी वजह से ओवरऑल जो मोमेंटम की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, जिससे इंजरी लगने के, चोट लगने के चांसेस कम रहेंगे. सो फर्स्ट ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं होगा, एक्सर्ट लार्ज फोर्स ऑन दी बॉल, ठीक है, ये तो बिल्कुल नहीं होगा. जो सी ऑप्शन है वो भी नहीं होगा. अब देखो इसमें दोनों ऑप्शन, ठीक है, रिड्यूस द फोर्स एक्सर्टेड बाय द बॉल्स ऑन द हैंड एंड दूसरा डिक्रीजेस द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम. लेकिन हमें क्या करना है, हमें जो मोर एक्यूरेट आंसर है उसको टिक करना है. सो आंसर डी इज योर मीन्स ऑप्शन डी इज योर आंसर, ठीक है. सपोज, अब सुन लो किस तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं. सपोज ऑप्शन डी नहीं होता, ठीक है, तब आप आंसर क्या करते, बी ऑप्शन को टिक करके आते. लेकिन सिंस यहाँ पे ऑप्शन डी भी गिवन है, ठीक है, एंड बी भी गिवन है, दोनों ही सही है, लेकिन ज्यादा एक्यूरेट कौन सा है, ज्यादा ठीक कौन सा, मोमेंटम, ठीक है. ओवरऑल हम मोमेंटम की बात करते हैं, एप्लीकेशन ऑफ मोमेंटम में, ठीक है. ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 2 वी हैव इज द इनर्शिया ऑफ अ बॉडी टेंड्स टू कॉज द ऑब्जेक्ट. इनर्शिया क्या होता है, इनर्शिया की वजह से कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन या अपना जो स्टेट होता है उसको चेंज नहीं करना चाहता है. जैसे कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहना चाहता है, कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो वो मोशन में ही रहना चाहता है, अनटिल और अनलेस एन एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन इट. कोई एक्सटर्नल फोर्स जब आएगी तभी क्या होगी, उसकी स्टेट चेंज हो सकती है, ठीक है. तो इनर्शिया ऑफ अ ऑब्जेक्ट टेंड्स टू कॉज द ऑब्जेक्ट टू इंक्रीज इट्स स्पीड, to decrease its speed, to resist any change in the state of motion. तो ये A B नहीं है ना D है आंसर, इसका आंसर C है, ठीक है. इनर्शिया मतलब होता है द प्रॉपर्टी ऑफ द बॉडी विच रेजिस्ट एनी चेंज इन द स्टेट ऑफ मोशन, ठीक है. अगर वो मोशन में तो वो मोशन में ही रहना चाहती है, अगर वो रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहना चाहती है, अनटिल और अनलेस एनी एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स ऑन इट, ठीक है. तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है सी. नंबर 3 आपकी एनसीईआरटी का है, सो बहुत इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी बुक का है, इंडेक्स क्वेश्चन है आपका. Which of the following has more inertia? इसमें पूछा गया किसके पास सबसे ज्यादा इनर्शिया. तो एक चीज ध्यान रखना, इनर्शिया इज ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास. मतलब जिस बॉडी के पास जितना ज्यादा मास होगा, वो जितनी ज्यादा वजनदार होगी, उसका जो इनर्शिया होगा वो उतना ही ज्यादा होगा, ठीक है. तो इस फॉर्मूले से आप क्या कर सकते हो, क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो. जैसे अ रबर और अ स्टोन ऑफ सेम साइज, साइज सेम है दोनों का, और आपको बताना है किसमें ज्यादा इनर्शिया, एक रबर में या एक स्टोन में. तो अगर दोनों का साइज सेम है तो हमें पता है इस केस में क्या होगा, स्टोन होगा, उसका मास ज्यादा होगा देन व्हाट, रबर, ठीक है.
और इस केस में इनर्शिया किस में ज्यादा होगा, स्टोन में, ठीक है। सो यहाँ पे लिखा होगा मास ऑफ अ स्टोन इज मोर देन द मास ऑफ अ रबर बॉल, hence inertia of stone is greater than the inertia of rubber ball, right? नेक्स्ट है बाइसिकल और ट्रेन। तो बाइसिकल है, ठीक है, और ट्रेन है। तो ट्रेन का हमें पता मास ओवरऑल ज्यादा होता है, तो इस केस में किसका इनर्शिया ज्यादा होगा, ट्रेन का इनर्शिया ज्यादा होगा देन बाइसिकल। बाइसिकल का इनर्शिया कम होगा क्योंकि बाइसिकल का क्या है, मास कम है। सो यहाँ पे भी लिखा है ट्रेन हैज मोर मास देन मास ऑफ द बाइसिकल एंड इनर्शिया ऑफ ट्रेन इज ग्रेटर देन द इनर्शिया ऑफ बाइसिकल, ओके। अब 5 रुपी कॉइन है ना, 1 रुपी कॉइन, तो आपको पता साइज अलग होता है दोनों का, ठीक है, यहाँ पे साइज अलग है, बट 5 रुपी का मास ज्यादा होता है। तो जो हमारा 5 रुपी वाला कॉइन है उसका अगर मास ज्यादा है तो उसका इनर्शिया भी क्या होगा, ज्यादा होगा, ठीक है। सो ध्यान में रखना, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ओके। ये फॉर्मूला आप याद रखोगे तो कोई भी क्वेश्चन कर लो। एक चीज और देखना, जब क्वेश्चन सॉल्व करो इसमें क्या गिवन है, सेम साइज गिवन है कि नहीं, ठीक है, उस हिसाब से और देखना है आपको, ओके। Question we have, what would be the force required to produce an acceleration of 4 meter per second square on a body of। अब आप बोलोगे एमसीक्यू वाले में ये आपने क्यों ले लिया, ये तो आपका थ्योरी वाला हो गया ना। देखो ऐसे क्वेश्चन पूछ लेंगे और वो आपको 3 ऑप्शन 4 ऑप्शन दे देंगे, ठीक है, कुछ ना कुछ इसकी वैल्यू दे देंगे ए बी सी करके, तब तो आपको आंसर करना पड़ेगा ना, तब तो ये क्वेश्चन भी एमसीक्यू बन गया। और ऐसा मत सोचना न्यूमेरिकल्स नहीं आएंगे, न्यूमेरिकल्स पूछे जाएंगे, ठीक है। सो इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने ये लिया, ठीक है। तो क्या क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन है व्हाट वुड बी द फोर्स, फोर्स इन्होंने पूछा, फोर्स की वैल्यू, ठीक है। टू प्रोड्यूस एन एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन कितना दे रखा है, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ऑन अ बॉडी ऑफ मास इज हाउ मच, 12 kg। तो सिंपली फॉर्मूला बेस्ड है जो हमने सेकेंड लॉ से डिराइव किया था फॉर्मूला ना, F इज इक्वल टू ma। सिंपल है, मास की वैल्यू रख दो 12 इंटू एक्सेलरेशन की वैल्यू रख दो 4, दैट इज 48 न्यूटन, राइट। अच्छा, इसकी यूनिट न्यूटन भी होती है फोर्स की, और आपको इस तरीके से भी लिखा मिल सकता है ऑप्शन में 48 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। ये यूनिट कैसे आई, देखो फोर्स का फॉर्मूला होता है ma, समझ के पढ़ोगे ना तो सब चीज समझ में आएगी। मास की जो यूनिट होती है वो kg होती है, एक्सेलरेशन की क्या होती है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है, ठीक है। तो इससे क्या होगी, ये यूनिट बन गई केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो दोनों ऑप्शंस आप याद रखो, आंसर न्यूटन में भी आ सकता है, इसमें भी आ सकता है, तो कंफ्यूज मत होना कि भाई न्यूटन कहाँ चला गया, ऑप्शन कहाँ है, ठीक है। तो दोनों ही यूनिट है इसकी, ओके। क्वेश्चन नंबर 5 वी हैव इज, इसके 2 पार्ट्स हैं तो इसमें आप हाफ हाफ मार्क्स कर लेना, ठीक है। व्हाई डज अ पैसेंजर जंपिंग आउट ऑफ रैपिडली मूविंग बस फॉल्स फॉरवर्ड विद अ फेस डाउनवर्ड, विद हिज फेस डाउनवर्ड, मतलब क्या है कि बस है वो मूव कर रही है एंड मूव करते करते वो क्या होगी, रुक गई। सो चलते चलते बस रुक गई, तो हम आगे की तरफ क्यों मूव करते हैं, आपने कभी एक्सपीरियंस किया होगा जब आप ट्रैवल करते हो, तो बस चलती जब एकदम से चलती है ना, मतलब रुकी हुई बस जब चलती है तो आप पीछे की तरफ मूव करते हो, लेकिन जब चल रही बस रुकती है तो आप क्या करते हो, आप आगे की तरफ मूव करते हो, ठीक है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में आप मूव कर जाते हो। तो ऐसा क्यों होता है, इनर्शिया की वजह से होता है, ठीक है। अब इसको कैसे समझे, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ मैं, हालांकि मैंने लेक्चर भी दिया है, प्रोवाइड किया है इसके ऊपर, बट स्टिल आई विल एक्सप्लेन। देखो क्या होता है, अभी बस क्या है, अभी बस मूव कर रही है, मोशन में है, राइट। और इनर्शिया क्या बोलता है कि कोई भी बॉडी अगर जिस स्टेट में वो उसी स्टेट में रहेगी, वो अपनी स्टेट को चेंज नहीं करना चाहती। तो बस मोशन में है तो आप भी मोशन में हो, ठीक है, आप बस के अंदर हो तो आप भी मोशन में हो, राइट। अब बस क्या हुई, मोशन में थी, अब वो रुक गई, स्टॉप हो गई, ठीक है। बट वही चीज आ जाती है, इनर्शिया बोलती है कि भाई मुझे अपनी स्टेट चेंज नहीं करनी, इनर्शिया की वजह से कोई भी बॉडी अपनी स्टेट चेंज नहीं करना चाहता है, मतलब बस तो रुक गई, बस पे आपने एक्सटर्नल फोर्स लगाया, वो कुछ टाइम बाद रुक गई, ठीक है, धीरे धीरे, एकदम से तो वो भी नहीं रुकेगी, धीरे धीरे रुकेगी, राइट, अपनी स्पीड कम करेगी एंड देन रुकेगी। बट आपकी बॉडी है वो क्या चाहती है, अभी भी मोशन में रहना चाहती है, क्यों, क्योंकि इनर्शिया की वजह से मोशन में सिंस रहना चाहती है, तो इस वजह से आप आगे की तरफ मूव करते हो, ठीक है। अगर बस चल रही होती तो आप भी उसके साथ क्या है, आगे की तरफ चल रहे होते, लेकिन सिंस बस रुक गई, ठीक है, बस रुक गई, मान लो यहाँ पे बस रुक गई, बट अभी बस को इधर होना चाहिए था, तो उसके साथ आप भी इधर मूव करते, लेकिन बस यहीं पे रुक गई, बट आप आगे मूव करना चाहते हैं, इसलिए आपकी बॉडी थोड़ा सा आगे पुश होती है, ठीक है। ट्रेन वगैरह जब आपने देखा होगा ट्रेन वगैरह चल के एकदम से रुकती है तो आप एकदम से आगे की तरफ मूव करते हो, ठीक है। तो ये चीज ध्यान में रखनी है, इनर्शिया की वजह से होता है। और कौन सी इनर्शिया की वजह से होता है, इनर्शिया के 3 टाइप्स होते हैं, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, मोशन एंड डायरेक्शन। सो ये किसकी वजह से होता है, इनर्शिया ऑफ मोशन की वजह से, ठीक है। पार्ट बी है हमारे पास, इट इज डिफिकल्ट फॉर अ फायरमैन टू हॉर्स which ejects large amount of water at a high velocity on which law it is based on। मतलब ये जो होते हैं ना फायर वर्कर्स होते हैं, वो लोग बड़े बड़े से पाइप्स हैं वो पकड़े होते हैं जिसमें से पानी निकलता है, ठीक है, आग वाग वगैरह बुझाने के लिए। तो क्या होता है कि एकदम से किसी पाइप से पानी निकलता है, राइट,
तो बहुत बड़े पाइप होते हैं, आपने साइज भी देखा होगा, ठीक है। तो एकदम से अगर पाइप से पानी निकलेगा तो एक छोटा सा पुल, या हम कह सकते हैं एक पुल टाइप का महसूस होता है उस फायरमैन को, ठीक है। उसकी बॉडी पे एक पुल लगता है। तो ये कौन से लॉ पे बेस्ड है? दैट इज न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन व्हिच स्टेट्स दैट एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। मतलब क्या है, ये पाइप है हमारा, ठीक है, एंड इसको फायरमैन होल्ड किए हुए। तो पाइप में पानी आगे की तरफ अगर मूव करेगा तो एक्शन फोर्स आगे की तरफ जनरेट हुई। तो इसकी वजह से एक इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन फोर्स पीछे डायरेक्शन में क्या होगी? जनरेट होगी, राइट। सो ड्यू टू दिस क्या होता है कि टू होल्ड दैट पाइप फॉर द फायरमैन इट इज डिफिकल्ट, कि उस पाइप को क्या करना, होल्ड करना डिफिकल्ट हो जाता है, राइट। सो कौन से लॉ पे बेस्ड है? इंपॉर्टेंट है, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन का एप्लीकेशन था, तो एप्लीकेशन याद रखना आप। क्वेश्चन नंबर 6 वी हैव अ ट्रक स्टार्ट्स फ्रॉम द रेस्ट। रेस्ट से शुरू हो रहा है, मतलब उसकी यू जो इनिशियल स्पीड है, वेलोसिटी है, वो 0 है, एंड रोल्स डाउन द हिल विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। मतलब कुछ ऐसी सिचुएशन है, जैसे हिल से नीचे आ रहा है, ठीक है। इट ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 500 मीटर। डिस्टेंस को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, डिस्टेंस इसने चला हाउ मच, 500 मीटर्स इन 25 सेकेंड्स। टाइम हमको दे रखा है 25 सेकेंड्स। फाइंड द फोर्स, हमें फोर्स निकालना है एक्टिंग ऑन इट, ठीक है, फोर्स निकालना है। अगर ट्रक का मास है वो कितना है, 6 मैट्रिक टन है। हाउ मच द मास, 6 मैट्रिक टन। सबसे पहले तो आपको ना जब भी क्वेश्चन सॉल्व करो देख लिया करो यूनिट किस फॉर्म में है, ठीक है। स्पीड या वेलोसिटी की यूनिट हमेशा मीटर पर सेकंड में होनी चाहिए। डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट की यूनिट हमेशा मीटर रहनी चाहिए। टाइम की यूनिट हमेशा सेकंड रखो, ठीक है। फोर्स की तुम्हारी न्यूटन है या केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही रहेगी। एंड जो मास है उसकी यूनिट केजीज में रखो, ठीक है। तो ये टन में दे रखा है, अब हम इसको क्या करेंगे, केजीज में कन्वर्ट करेंगे। 1 टन में, 1 मैट्रिक टन में हम बोले कितने केजीज होते हैं, तो 1 मैट्रिक टन हैव 1000 केजीज, 1000 केजीज होते हैं, ठीक है। सो मास हमारा कितना आ जाएगा, मास को अगर हम लिखें, सो मास विल बी हाउ मच, इट विल बी 6000 केजीज, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, फोर्स निकालना है। सबसे पहले ये देखा करो, ये न्यूमेरिकल्स में इतने डिफिकल्ट नहीं होते हैं, आपको बस ध्यान में रखना है कि किस तरीके से आपको प्रोसीड करना है। देखो फोर्स का जो फॉर्मूला होता है वो होता है एम ए, ठीक है, एम ए होता है फोर्स का फॉर्मूला। आपको मास गिवन है, ठीक है, लेकिन एक्सेलरेशन नहीं गिवन है। तो एक्सेलरेशन निकालने का तरीका, सो हमने जो 3 इक्वेशन ऑफ मोशंस पढ़ी थी ना, क्या इक्वेशन थी, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ठीक है, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एंड v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s। उनका यूज करके हम क्या करेंगे, एक्सेलरेशन की वैल्यू है जो उसको निकालेंगे, ठीक है। तो कोई भी चीज डिफिकल्ट नहीं है, आप ये मत सोचो न्यूमेरिकल नहीं होंगे आपसे, नई चीज है। तो नई चीज आप सीखोगे तभी पुरानी होगी, ठीक है, तभी आपको समझ में आएगी, राइट। तो मास हमें गिवन है, और ये क्वेश्चन अटेंड करने का ना ये तरीका होता है, पहले आप देख लो कि भाई आपसे पूछा क्या गया है। तो फोर्स पूछा गया है और आपको मास गिवन है, एक्सेलरेशन आप कैसे निकालोगे, न्यूटन के जो सॉरी लॉज ऑफ इक्वेशन जो हमारी थी ना 3 इक्वेशन, उनमें से हम यूज करेंगे कोई एक इक्वेशन, ठीक है, वहां से हम एक्सेलरेशन की वैल्यू निकाल लेंगे और इस वाले फॉर्मूले में रख देंगे। प्री इक्वेशन जो मोशन है हमारे पास ये रही। अब इसमें से हम कौन सी इक्वेशन यूज करेंगे, देखेंगे कि वैल्यू हमारे पास किस हिसाब से गिवन है, उस हिसाब से हम वो इक्वेशन यूज करेंगे। सबसे पहले हमें एक्सेलरेशन से निकालना, तो आपको ये देखना है कि कौन सी इक्वेशन में एक्सेलरेशन है। तो तीनों में ही एक्सेलरेशन आ रहा है, ठीक है, तो कोई भी इक्वेशन यूज कर सकते हैं। सो फर्स्ट इक्वेशन के अकॉर्डिंग हमें v होना चाहिए, हमारे पास v नहीं है तो हम ये इक्वेशन नहीं यूज करेंगे। सेकेंड में s होना चाहिए, s है हमारे पास, u भी है, t भी गिवन है, और ए टी स्क्वायर, हाँ सेकेंड वाली हमारे लिए परफेक्ट है, सो हम सेकेंड इक्वेशन यूज करेंगे, दैट इज s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। S is how much 500, U is हमें given है 0 and time is how much 25 seconds plus half acceleration is given to us as acceleration हमें निकालना है, acceleration हमें निकालना है t स्क्वायर। यहाँ पे हमेशा मैं बोलती हूँ जब भी t की वैल्यू रखो ध्यान रखना t के ऊपर स्क्वायर है, ठीक है। सो यहाँ पे आप भूल जाते हो t के ऊपर स्क्वायर लगाना, पूरा क्वेश्चन गलत हो जाता है। प्लस हाफ इंटू ए एंड 25 का स्क्वायर इज 625, ठीक है। अब 0 से कोई भी चीज प्लस होती है तो वही चीज आ जाती है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, 2 इधर शिफ्ट हो जाएगा एंड 625 डिनोमिनेटर में आ जाएगा, ठीक है। शिफ्टिंग तो आपको आती होगी, सो इट विल बी 500 अपॉन 625 इंटू 2 इक्वल्स टू ए, ठीक है। यही इसी तरीके से शिफ्टिंग करते हैं ना, 2 ऊपर की तरफ चला जाएगा इन द न्यूमरेटर एंड 625 इंटू डिनोमिनेटर। अब इसको हम कट करेंगे, सो इट विल बी 100 टाइम्स and it will be 5 1 times काटा हमने, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 25 times again हम काटेंगे, 5 2 जा 10 0, 5 2 जा 10 25 times, then again it's 5 4 जा 20 and 5 5 जा
ठीक है। सो एक्सेलरेशन की वैल्यू हमारे पास कुछ आ गई 8/5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज व्हाट a, ठीक है। have f is equals to ma formula, f is equals to ma. The mass was 6000 kgs and acceleration was how much 8/5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो 5 से कट करेंगे तो इट इज 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 0 0 and it will be how much 8 1 जा 8 2 जा 16, carry 1 96. तो 9600 न्यूटन्स या हम बोले 9600 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, दोनों यूनिट आपको याद रखनी है, इज दी फोर्स ऑन दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, ठीक है। सो ये हमारा आंसर हो गया। नाउ द क्वेश्चन नंबर 7 वी हैव द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स इज सिमिलर टू एसआई यूनिट ऑफ वेट। जो फोर्स और एसआई, जो फोर्स की यूनिट एंड जो वेट की यूनिट होती है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना इसको, ठीक है। वो किसके बराबर होती है? वेट की एसआई यूनिट के बराबर होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट, अब यहाँ पे ध्यान दो, क्वेश्चंस करते समय ध्यान दिया करो, करेक्ट लिखा है नॉट करेक्ट। तो यहाँ पे लिखा है नॉट करेक्ट, मतलब कौन सा स्टेटमेंट गलत है, ठीक है। फॉर ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन पाथ, एक ऑब्जेक्ट है वो स्ट्रेट लाइन पाथ में मूव कर रहा है इन एक्सेलरेटेड मोशन। एक्सेलरेटेड मोशन मतलब क्या है? उसकी जो वेलोसिटी है वो बढ़ती जा रही है। सो इट्स स्पीड कीप्स ऑन चेंजिंग, तो उसकी स्पीड है वो चेंज होती रहेगी, लेकिन हमसे पूछा गया गलत कौन सा ऑप्शन है, ठीक है। सो ये आंसर नहीं होगा हमारा। इट्स वेलोसिटी कीप्स ऑन चेंजिंग, वो भी चेंज होगी, तो ये भी आंसर नहीं है। इट ऑलवेज गोज अवे फ्रॉम द अर्थ, ये भी सही है, तो ये भी आंसर नहीं होगा, क्योंकि हमें गलत बताना है कौन सा। फोर्स इज ऑलवेज एक्टिंग ऑन इट, तो ये गलत ऑप्शन है, ठीक है। इस पे क्या होगा? फोर्स इज ऑलवेज एक्टिंग ऑन इट इज द रॉन्ग ऑप्शन फॉर दिस 8th क्वेश्चन, ठीक है। याद रखना यहाँ पे क्या लिखा है, करेक्ट या नॉट करेक्ट। अकॉर्डिंग टू दी थर्ड लॉ ऑफ मोशन, एक्शन एंड रिएक्शन, ठीक है, ऑलवेज एक्ट्स ऑन द सेम बॉडी। इंपॉर्टेंट है, जब मैंने थर्ड लॉ ऑफ मोशन कराया था तब मैंने आपको बताया था थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या होता है, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन एंड एक्शन रिएक्शन फोर्स एक्ट्स ऑन द डिफरेंट बॉडी। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक टेबल है, ठीक है, इस टेबल पे हमने एक बुक रखी है, ठीक है। तो बुक क्या करेगी? एक एक्शन फोर्स जनरेट करेगी इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, उसके जस्ट अपोजिट एंड इक्वल एक रिएक्शन फोर्स जनरेट होगी ऑन द बुक, ठीक है। तो एक्शन फोर्स बुक जनरेट कर रही है ऑन द टेबल एंड रिएक्शन फोर्स टेबल जनरेट कर रही है ऑन द बुक। सो ये दो डिफरेंट बॉडी होगी, एक बुक हो गई हमारे पास और एक टेबल होगी। एक्शन रिएक्शन फोर्स डिफरेंट बॉडी पे एक्ट होती है, ठीक है। ऑलवेज एक्ट ऑन द सेम बॉडी गलत है, ऑलवेज एक्ट्स ऑन द डिफरेंट बॉडी इन अपोजिट डायरेक्शन, ये बिल्कुल एक्यूरेट आंसर है। रिएक्शन फोर्स हमेशा हम कह सकते हैं अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करती है और डिफरेंट बॉडी पे एक्ट करती है। हैव सेम मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड तो सेम होता है बट डायरेक्शन नहीं सेम होता है, ध्यान रखना, सारे ऑप्शन याद रखो। एक्ट ऑन ईदर बॉडी एट नॉर्मल टू ईच अदर, ये भी गलत है, ठीक है। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 9। नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 10, अ पैसेंजर इन अ मूविंग ट्रेन tosses a coin while which falls behind him, ठीक है। तो एक पैसेंजर है, उसने एक कॉइन टॉस किया, लेकिन वो मान लो यहाँ पे पैसेंजर है, पैसेंजर की पोजीशन है और ट्रेन इस तरफ मोशन कर रही है, ठीक है। ये क्या है? ये हमारा पैसेंजर है, ठीक है, और उसने एक कॉइन टॉस किया, ऊपर उछाला, तो वो उसके पीछे गिरा, ठीक है, मतलब उसके पीछे गिरा। इट मीन्स द मोशन ऑफ द ट्रेन इज एक्सेलरेटेड यूनिफॉर्म रिटार्डेड अलोंग सर्कुलर ट्रैक। तो आंसर इज एक्सेलरेटेड। एक्सेलरेटेड मतलब ये होता है कि उसकी जो वेलोसिटी या स्पीड है वो एट एवरी पॉइंट वो क्या हो रही है? वो चेंज हो रही है, ठीक है। यूनिफॉर्म मतलब सेम रहती है। अगर यूनिफॉर्म रहता तो वो जो पैसेंजर ने कॉइन टॉस किया था, ठीक है, तो वो क्या होता? वो उसके पास ही गिरता, ओके। सो इट्स नॉन यूनिफॉर्म, इट्स एक्सेलरेटेड मोशन, इस चीज को ध्यान में रखना। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सेलरेटेड मोशन? एक्सेलरेटेड मतलब है कि उसकी जो स्पीड है पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की, पर्टिकुलर ट्रेन की, वो क्या है? एट एवरी पॉइंट ऑफ टाइम दैट इज व्हाट? चेंजिंग। नंबर 11 वी हैव एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 2 kg, एक ऑब्जेक्ट है उसका मास 2 kg है, स्लाइडिंग विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ, मतलब वो स्लाइड कर रहा है इस तरीके से और वेलोसिटी उसकी कांस्टेंट है, कांस्टेंट मतलब चेंज नहीं हो रही है, 4 मीटर पर सेकेंड ऑन अ फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल टेबल। इसमें फ्रिक्शन नहीं है। फ्रिक्शन का मतलब क्या होगा? देखो, जैसे अभी कभी स्लाइड करो आप, ठीक है, कंक्रीट फ्लोर पे या कुछ ऐसी फ्लोर पे स्लाइड करते हो तो आप आफ्टर सम टाइम रुक जाते हो, क्योंकि आप जो ग्राउंड होती है वो आपको एक फ्रिक्शनल फोर्स जनरेट करती है इन दी अपोजिट डायरेक्शन। लेकिन फ्रिक्शन लेस है मतलब वहां पे कोई फ्रिक्शन नहीं प्रेजेंट है, ग्राउंड कोई भी अपोजिट फोर्स इजेक्ट नहीं कर रही है ऑन दैट पर्टिकुलर बॉडी, मतलब वो बॉडी अगर मूव कर रही तो वो मूव करती रहेगी, ठीक है, उसको कोई रोक नहीं सकता क्योंकि फ्रिक्शन एब्सेंट है। द फोर्स रिक्वायर्ड टू कीप द ऑब्जेक्ट मूविंग विद द सेम वेलोसिटीज, कितनी फोर्स की हमें और जरूरत है ताकि वो जो ऑब्जेक्ट है वो
इस डायरेक्शन में विद द कांस्टेंट वेलोसिटी कितनी है 4 मीटर पर सेकंड मूव करता रहे, तो 0 न्यूटन की फोर्स की आवश्यकता पड़ेगी। क्यों? क्योंकि भाई आपने फ्रिक्शन हटा दिया। अब जब फ्रिक्शन हटा दिया तो कोई अपोजिट फोर्स है ही नहीं उसको रोकने के लिए, तो आपको फोर्स लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अगर आप फोर्स लगाओगे तो उसकी वेलोसिटी होगी वो चेंज होगी, ठीक है। अगर आप फोर्स ज्यादा लगाओगे तो उसकी वेलोसिटी 4 से बढ़कर के कुछ हो जाएगी, कम लगाओगे तो क्या होगी, वेलोसिटी कम भी हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे लिखा है कि भाई सेम वेलोसिटी से हमें मूव कराना है, तब बताओ कितनी फोर्स की जरूरत पड़ेगी। तो बिल्कुल हमें कोई फोर्स लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि जो टेबल है वो क्या है, फ्रिक्शनलेस है, ठीक है। ये एक्सप्लेनेशन दे रखा है, तो आप इसको पढ़ भी सकते हो। क्वेश्चन नंबर 12 वी हैव रॉकेट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, मैंने बताया था एप्लीकेशंस जो भी हैं फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ या कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। तो रॉकेट वर्क्स ऑन द एप्लीकेशन या कंजर्वेशन ऑफ momentum. Next question we have a water tanker filled up to 23 of its height is moving. I think ये क्वेश्चन थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया और इसका मीनिंग भी पूरा बदल गया है, सो इसको लीव कर दो आप। हम ये क्वेश्चन लीव कर रहे हैं तो आपका स्कोर 25 आउट ऑफ होगा कुछ, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 14, इफ द मास ऑफ अ बॉडी इज डबल्ड एंड इट्स वेलोसिटी बिकम हाफ, मतलब मास हमने क्या कर दिया 2 टाइम्स कर दिया एंड उसकी जो वेलोसिटी है वो हमने कितनी कर दी, हाफ कर दी। देन लीनियर मोमेंटम ऑफ अ बॉडी विल, अब ध्यान से सुनना, देखो P इज इक्वल टू mv होता है, ठीक है। मास आपने क्या कर दिया 2 टाइम्स कर दिया एंड वेलोसिटी आपने हाफ कर दी, मोमेंटम कितना आ जाएगा 1 kg मीटर पर सेकेंड। मतलब उसके मोमेंटम में कोई भी चेंज नहीं होगा, इंपॉर्टेंट है। मोमेंटम इज 1 kg मीटर पर सेकेंड, इसमें आपको कुछ चेंज दिख रहा है, नहीं ना, रिमेन सेम, ठीक है, सेम ही रहेगा। बिकम्स डबल, यहाँ पे 2 नहीं लिखा है 1 लिखा है ना, हाफ भी नहीं है यहाँ पे, 4 टाइम्स भी नहीं है, तो 1 kg मीटर पर सेकेंड आ रहा है, मतलब जो उसका मोमेंटम है वो क्या है, वो सेम ही रहेगा। ओके राइट, ये आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 वी हैव व्हेन अ कार एट हाई स्पीड मेक्स अ शार्प टर्न, एक कार है, मान लो वो इस तरीके से चल रही है इस डायरेक्शन में एंड उसने एक टर्न लिया इस तरीके से, मान लो, ठीक है। द ड्राइवर इन अ कार टेंड्स टू थ्रू टू द साइड अपोजिट टू द टर्न, दिस इज ड्यू टू, देखो कोई भी बॉडी कभी स्ट्रेट लाइन में चल रही है, आप किसी व्हीकल में बैठे हो, वो स्ट्रेट लाइन डायरेक्शन में चल रहा है एंड एक उसने क्या किया टर्न लिया, तो आप जस्ट उसके अपोजिट मूव करते हो, ठीक है। मान लो उसने क्या किया राइट टर्न लिया व्हीकल में, तो आप लेफ्ट टर्न मूव करते हो, ये भी इनर्शिया की वजह से ही होता है, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन की वजह से होता है, ठीक है। आप राइट टर्न कर रहे हो तो आप लेफ्ट की तरफ मूव करोगे, दिस इज ड्यू टू इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। क्वेश्चन नंबर 16 वी हैव विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट, अब ध्यान से देखना, यहाँ पे इनकरेक्ट पूछा गया है, मतलब ये जो स्टेटमेंट आपको 4 गिवन है इसमें से गलत कौन सा है। मास इज द मेजर ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी, ये स्टेटमेंट करेक्ट है लेकिन हमें इनकरेक्ट बताना है, सो दिस इज नॉट द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज लॉ ऑफ इनर्शिया, ये इंपॉर्टेंट है, न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ है उसको लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं, सो दिस इज ऑल्सो नॉट आंसर। अनबैलेंस्ड फोर्स प्रोड्यूसेस कांस्टेंट वेलोसिटी, अनबैलेंस्ड फोर्स है वो क्या करता है, कांस्टेंट वेलोसिटी प्रोड्यूस करता है, दिस इज द रॉन्ग स्टेटमेंट एंड हमसे रॉन्ग स्टेटमेंट ही पूछा है, सो आंसर इज सी। अनबैलेंस्ड फोर्स कभी भी कांस्टेंट वेलोसिटी नहीं प्रोड्यूस कर सकता, उसकी वेलोसिटी क्या होगी, वो चेंज होती रहेगी, ठीक है। एंड न्यूटन्स थर्ड लॉ टॉक्स अबाउट द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, तो ये भी सही है, सो विच इट इज आल्सो नॉट द आंसर। So answer for question number 16 is C. The unbalanced force produces a constant velocity. Question number 17 we have inertia as the property of a body by virtue of which it cannot change by itself. ठीक है, क्या नहीं चेंज कर सकती, इनर्शिया इज द प्रॉपर्टी ऑफ द बॉडी, ड्यू टू इनर्शिया क्या चेंज नहीं हो सकता, मैंने बताया था इनर्शिया क्या करती है, चेंज को रेजिस्ट करती है, चेंज इन दी स्टेट को रेजिस्ट करेगी, वो अपनी स्टेट नहीं चेंज करना चाहेगी, वो अगर मोशन में कोई बॉडी है तो मोशन में ही रहना चाहेगी, अगर रेस्ट में कोई बॉडी है तो वो रेस्ट में ही रहना चाहती है, अगर एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में कोई बॉडी मूव कर रही है तो वो पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही मूव करना चाहती है, अनटिल और अनलेस एन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड। सो क्या है इसमें, एट इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट, सो ये भी ऑप्शन सही है, इट्स स्टेडी स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन, ये भी सही है, डायरेक्शन ऑफ मोशन, सो इसका आंसर डी है। आंसर क्या है इसका, डी है, ऑल ऑफ दीज। इनर्शिया क्या चाहती है, अगर वो रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहेगी बॉडी, डायरेक्शन एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रही तो उस डायरेक्शन में मूव करना चाहती है, यूनिफॉर्म मोशन में है तो वो मोशन यूनिफॉर्म मोशन में मूव करना चाहती है, रेस्ट में है तो वो रेस्ट में मूव करना चाहती है, ठीक है। सो इसका आंसर इज आंसर नंबर डी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 वी हैव इज अ बुलेट ऑफ मास ए, सबसे पहले लिख लेते हैं, ये कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से क्वेश्चन है।
सो हमें क्या दे रखा है, मास ऑफ बुलेट. मास ऑफ बुलेट इज हाउ मच, इट्स गिवन एज ए केजीज हम ले लेते हैं, ठीक है. एंड वेलोसिटी ऑफ व्हाट, वेलोसिटी ऑफ बुलेट इज हाउ मच, बी मीटर पर सेकेंड ले लेते हैं इसको, ठीक है. और हमको क्या गिवन है, फायर्ड इनटू द वुडन ब्लॉक ऑफ मास सी, मतलब जो मास हमारा वुडन ब्लॉक का है, ठीक है, मास ऑफ ब्लॉक करके लिख लेते हैं, ठीक है. तो दैट इज हाउ मच सी, राइट. तो वेलोसिटी कितनी हो जाएगी ब्लॉक की, बताओ मुझे, वेलोसिटी कितनी हो जाएगी. देखो वुडन ब्लॉक है, राइट, वुडन ब्लॉक है तो वो हमेशा ही रेस्ट पे रहेगा, तो वेलोसिटी विल बी 0 मीटर पर सेकेंड. इंपॉर्टेंट है. आपने एक गन है आपके पास, ठीक है, आपने वहां से क्या किया, एक बुलेट को फायर किया, तो बुलेट तो मूव कर रहा है, बुलेट का मास होगा, ठीक है, वो समझ में आता है. बुलेट की वेलोसिटी भी होनी चाहिए, वो भी समझ में आता है, ठीक है. तो इसके पास मास और वेलोसिटी दोनों होगी, लेकिन वुडन ब्लॉक के पास मास तो होगा बट वेलोसिटी उसकी 0 होगी क्योंकि वो रेस्ट पे रहेगा. अच्छा, इतना हमें समझ में आ गया. आप क्या बोल रहे हैं, द बुलेट गेट इम्बेडेड इनटू द वुडन ब्लॉक, मतलब क्या है, जो बुलेट चल के आई है ये इसमें क्या हुई, इम्बेड होगी, मतलब इसमें धस गई, ठीक है. Then the magnitude of velocity of the system just after the collision will be, मतलब इसमें क्या हुआ, वुडन ब्लॉक धस गई एंड अब बुलेट और ब्लॉक दोनों एक साथ मूव करने लगे. ध्यान देना, पहले ब्लॉक क्या था, हमारा रेस्ट में था, लेकिन जैसे ही हाई स्पीड वाली बुलेट ने वुडन ब्लॉक को हिट किया तो क्या हुआ कि वो वुडन ब्लॉक था वो उसके साथ मूव करने लगा. इन्होंने क्या किया, एक सिस्टम बना लिया. जब मैंने कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पढ़ाया था, इसलिए बोल रहे थियरी लेक्चर्स इंपॉर्टेंट है, स्किप मत करो उसको, सारी चीजें तो हम नहीं बता सकते यहाँ पे, ठीक है. सो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम जब हमने बताया था उसमें क्या था, उसका जो फॉर्मूला था वो था m1u1 प्लस m2u2 इक्वल्स टू m1v1 प्लस m2v2, मतलब टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज ऑलवेज इक्वल्स टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन. एंड मैंने बताया था जब सिस्टम बना लेती है कोई भी बॉडी तो उस केस में वेलोसिटी दोनों की सेम होती है, क्योंकि दोनों एक सिस्टम बना के चल रहे हैं, ठीक है. बुलेट और वुडन ब्लॉक ने एक सिस्टम बना लिया तो दोनों की वेलोसिटी सेम ही होगी, ठीक है. v1 और v2 लिखने की कोई जरूरत नहीं है. तब हमारा जो फॉर्मूला निकल करके आता था वो ये था, m1u1 प्लस m2u2 अपॉन m1 प्लस m2 इक्वल टू v, ठीक है, क्योंकि हमने v1 और v2 की जगह क्या ले लिया था, v1 और v2 की जगह हमने v ले लिया था, v ले लिया था एंड v को कॉमन ले लिया था एंड देन m1 m2 इसके डिनोमिनेटर में आ गए थे, राइट. अब हम क्या करेंगे, सिंपली जो हमें वैल्यूज दे रखी है उनको पुट करेंगे एंड जो ये फाइनल वेलोसिटी ऑफ द सिस्टम निकल के आई है उसको हम निकाल लेंगे, ठीक है. सो m1 इज हाउ मच, m1 यहाँ पे हम ले लेते हैं, लेट्स से मास ऑफ बुलेट, मास ऑफ बुलेट इज a, ठीक है. एंड u1 हम ले लेते हैं व्हाट, velocity of bullet, so that is b, plus m2 is the mass of wooden block, that is c, and velocity of wooden block वो रेस्ट में था पहले, ठीक है, मतलब जब फायर नहीं हुई थी बुलेट, ठीक है, तो क्या थे, जो वुडन ब्लॉक हमारा था वो रेस्ट में था, ओके. अपॉन m1 प्लस m2, m1 is how much, it is the mass of the bullet, that is a, plus what, वुडन ब्लॉक का हमारा मास, that is c, ठीक है, and that is equals to how much v. तो ये 0 है, c इंटू 0 0 हो जाएगा, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, लेट्स से यहाँ पे लिखते हैं हम लोग ए बी अपॉन ए प्लस सी, ठीक है, ए बी अपॉन ए प्लस सी, मतलब ए बी अपॉन ए प्लस सी इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. ए बी अपॉन ए प्लस सी इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, जो कि हमारा आ गया, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी. तो ध्यान रखना है आपको क्या सिचुएशन और किस तरीके से आपको प्रोसीड करना है, ठीक है. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है, सो आपको ध्यान से पढ़ना है, ठीक है. एंड उसमें दो केसेस थे, एक तो जब बॉडी इंडिविजुअली मूव करने लगे तब हम ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं, एंड बॉडी जब सिस्टम बना लेती है तब हम ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं, ठीक है. तो सिस्टम बनाएगी तो उन दोनों की वेलोसिटी क्या होती है, कॉमन होती है. क्वेश्चन नंबर 19 वी आर हैविंग इज, वी हैव द टू बॉडीज, सो द मासेस ऑफ टू बॉडीज, चलो एक बॉडी ए मान लेते हैं, ठीक है, एंड दूसरी बॉडी हम बी मान लेते हैं. सो मासेस ऑफ द टू बॉडीज आर इन रेशियो 5:6, मतलब मास ऑफ बॉडी ए अपॉन मास ऑफ बॉडी बी इज हाउ मच, 5/6, ठीक है. दूसरा क्या, इनकी वेलोसिटीज दे रखी है, मतलब वेलोसिटी ऑफ बॉडी ए अपॉन वेलोसिटी ऑफ बॉडी बी इज हाउ मच, दैट इज 1:2, 1/2. अब हमसे पूछा क्या जा रहा है, देयर लीनियर मोमेंटम, उनके मोमेंटम का रेशियो क्या होगा. अच्छा, लीनियर लिखा है तो यहाँ कंफ्यूज मत हो जाना, मोमेंटम दो टाइप के होते हैं, एक होता है एंगुलर, एक होता है लीनियर. हम अभी लीनियर मोमेंटम ही पढ़ रहे हैं इन द 9th क्लास, एंगुलर मोमेंटम आप 11th क्लास में पढ़ोगे, ठीक है. सो कंफ्यूज मत होना, लीनियर मोमेंटम मतलब वही वाला जो हमने पढ़ा था. मोमेंटम का फॉर्मूला होता है p इज इक्वल टू mv. तो हमें सिंपली क्या करना है कि रेशियोज निकालने हैं, सो pa अपॉन pb निकालना है हमको.
ठीक है। सो पी ए कितना हो जाएगा, मोमेंटम ऑफ बॉडी ए इज मास ऑफ बॉडी ए इंटू वेलोसिटी ऑफ बॉडी ए अपॉन मोमेंटम ऑफ बॉडी बी इज हाउ मच, मास ऑफ बॉडी बी इंटू वेलोसिटी ऑफ बॉडी बी। तो मास कितना है बॉडी ए का, ठीक है। देखो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इनका रेशियो रख सकते हैं, एम ए अपॉन एम बी हो गया ना ये, एंड ये हमको गिवन है एम ए अपॉन एम बी 5/6, तो इसकी जगह 5/6 रख दो, ठीक है। एंड बी ए अपॉन बी बी, ये वाला जो पार्ट है ये वाला, इसकी जगह 1/2 रख दो, ठीक है। सो हाउ मच इट विल बी, इट विल बी 5/12, so it will be 5/12, so answer is D, ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 5/12, ठीक है। सो आपको फॉर्मूला आता है तो आप कर सकते हो क्वेश्चन, सो फॉर्मूलाज बहुत इंपॉर्टेंट है, 2-3 तो फॉर्मूले हैं आपके, तो वो ही पढ़ लो और आपके क्वेश्चंस काफी सारे सॉल्व हो जाएंगे। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 20, यूनिट ऑफ फोर्सेस। फोर्स की यूनिट क्या होती है, वॉट यूनिट नहीं होती, व्हाट इज द यूनिट फॉर पावर, पावर की यूनिट होती है, आपका सेकंड टर्म में आएगा ये। न्यूटन तो यूनिट होती है, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी होती है, ठीक है। एंड ऑप्शन डी इज बी एंड सी, सो बी एंड डी इज द करेक्ट ऑप्शन, मींस डी ऑप्शन इज द करेक्ट वन फॉर क्वेश्चन नंबर 20, ठीक है। फोर्स की दोनों यूनिट होती है, न्यूटन एंड केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 21 वी हैव इज व्हाट आर टू टाइप्स ऑफ फोर्सेस, तो दो तरीके के होते हैं, बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्सेस, एंड विच टू लॉज ऑफ मोशन, ये इंपॉर्टेंट है, कंसेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन है कि जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम होता है उसमें कौन से न्यूटन के दो लॉ है वो यूज होते हैं, सो न्यूटन सेकंड लॉ एंड थर्ड लॉ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 वी हैव इज विच चेंज अ बैलेंस्ड फोर्स कैन ब्रिंग, या हम बोले विच की जगह व्हाट होता तो ज्यादा ठीक रहता, व्हाट चेंज अ बैलेंस्ड फोर्स कैन ब्रिंग। बैलेंस्ड फोर्स हमारे पास क्या होती है, मतलब एक बॉडी अगर उस पे जो फोर्सेज एक्ट कर रही हैं, नंबर ऑफ फोर्सेज जो एक्ट कर रही हैं वो इक्वल एंड अपोजिट है, मतलब उनका मैग्नीट्यूड इक्वल है, ठीक है सबका, एंड अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करेंगे। मान लो 5 न्यूटन फोर्स है, 5 न्यूटन हर जगह से लग रही है, 5 न्यूटन यहाँ से भी, 5 न्यूटन यहाँ से भी, सो इक्वल एंड अपोजिट क्रॉस कर देंगे, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, ये बैलेंस्ड फोर्स होता है। मतलब उसका जो एफ नेट होता है या रिजल्टेंट फोर्स होता है वो 0 होता है हमेशा, क्योंकि फोर्सेज इक्वल एंड अपोजिट एक्ट करती हैं। सो दैट कैन मूव अ बॉडी, ये मूव नहीं करता है। जो बैलेंस्ड फोर्स होता है, अगर किसी भी बॉडी पे बैलेंस फोर्स लग रहा है तो या तो बॉडी रेस्ट में रहेगी, ठीक है, या वो यूनिफॉर्म मोशन कर रही होगी, दो चीजें हो सकती हैं, या तो रेस्ट में रहेगी या यूनिफॉर्म मोशन करेगी। सो मूव तो नहीं करेगा बॉडी को। चेंज द स्पीड, स्पीड ऑफ वेलोसिटी भी कभी नहीं चेंज कर सकता। चेंज द शेप ऑफ द बॉडी, हाँ शेप चेंज कर सकता है, जैसे कि एक बलून है, बलून को क्या करो आप, दोनों डायरेक्शन से स्क्विज करो, ठीक है, इसको दोनों डायरेक्शन से स्क्विज करोगे तो क्या होगा, उसका जो शेप होगा वो चेंज हो जाएगा। सो इंपॉर्टेंट है कि बैलेंस फोर्स है वो शेप चेंज कर सकता है बॉडी का। व्हाट इज द अदर नेम, ये इंपॉर्टेंट है, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का अदर नेम क्या है, लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं। फोर्स इज अ, फोर्स कैसी क्वांटिटी है, सो फोर्स इज अ स्केलर क्वांटिटी, स्केलर नहीं है। स्केलर क्वांटिटीज वो होती हैं जो जिनके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, फोर्स के पास डायरेक्शन भी होती है, सो इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। एंड इसी के साथ साथ मैं बता देती हूँ वेक्टर क्वांटिटी आपकी कौन कौन सी है इस टर्म में, टर्म 1 में। एक तो आपकी वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, दूसरा डिस्प्लेसमेंट, याद करने का तरीका भी बता देती हूँ, चलो देखो सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट आता है, डिस्प्लेसमेंट आपका वेक्टर क्वांटिटी है। फिर आता है आपका वेलोसिटी, वो भी वेक्टर क्वांटिटी है। और इसके बाद आपका आता है एक्सेलरेशन, देन फोर्स, देन मोमेंटम। अभी हमने इतना ही पढ़ा है, कुछ छूट तो नहीं रहा है, खैर तो इतनी ही क्वांटिटी हमारी टर्म 1 में है जो वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। अब याद करने का तरीका क्या है, देखो डिस्प्लेसमेंट तो वेक्टर रहेगा ही, ओके, डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। सिंस इसके फॉर्मूले में डिस्प्लेसमेंट आ गया एंड डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है तो वेलोसिटी भी एक वेक्टर क्वांटिटी होगी, ठीक है। वैसे ही एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन, तो वेलोसिटी सिंस वेक्टर क्वांटिटी है तो एक्सेलरेशन भी वेक्टर क्वांटिटी होगा, ठीक है। फोर्स का होता है फॉर्मूला मास इनटू एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन से वेक्टर क्वांटिटी है तो फोर्स भी वेक्टर क्वांटिटी होगा। एंड मोमेंटम का फॉर्मूला होता है मास इनटू वेलोसिटी, तो वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है तो मोमेंटम भी एक वेक्टर क्वांटिटी होगी। याद रखना अगर वेक्टर टर्म आ रहे हैं तो इट डजंट मींस कि जो फिजिकल क्वांटिटी है वो भी वेक्टर होगी, लेकिन इन क्लास 9th आपके जितने भी फॉर्मूले गिवन है ना, अगर इसमें कोई वेक्टर टर्म आ रहा है तो पर्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी भी वेक्टर होगी। बट इसको कोई मंत्र मत समझ लेना, कोई रूल मत समझ लेना कि ऐसा ही होगा,
ठीक है, ओनली इन 9th क्लास आपके काफी कम फॉर्मुलेज हैं, इसलिए मैं बता रही हूँ। आगे आने वाली क्लासेस में आप काफी सारी चीजें पढ़ोगे, डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट, उसके अकॉर्डिंग क्या होता है वेक्टर एंड स्केलर हम डिसाइड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, वी हैव द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स अप्लाइड एंड टेक्स प्लेस इन द डायरेक्शन इन विच फोर्स एक्ट्स। जो रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम होता है या मोमेंटम होता है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। रेट ऑफ चेंज क्या होता है, डेल्टा पी बाई टी, ये है। ठीक है, डेल्टा इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ चेंज एंड पी इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोमेंटम। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स अप्लाई। स्टेटमेंट कौन से लॉ का है, सो स्टेटमेंट न्यूटन के सेकंड लॉ का है, इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। एंड इस स्टेटमेंट से हमको क्या है, फोर्स इज इक्वल टू एम ए, ये वाला फॉर्मूला डिराइव होता है। ओके, सो ये इंपॉर्टेंट है, न्यूटन का फर्स्ट लॉ, लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहलाता है। ये जो स्टेटमेंट हमें गिवन है दैट इज फॉर न्यूटन सेकंड लॉ। न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन इज एवरी एक्शन इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के अकॉर्डिंग टोटल मोमेंटम बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन इज कंजर्व्ड until or unless no external force is applied। ठीक है, सो 26 क्वेश्चंस थे जिसमें से हमने कट कर लिया, सो 25 क्वेश्चंस रह गए थे। अपना स्कोर है वो मेंशन कर देना इन दी कमेंट सेक्शन कितना आया है। सो एवरी क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। एंड न्यूमेरिकल्स मत सोचना कि एमसीक्यू पैटर्न है तो न्यूमेरिकल नहीं आएगा। यस, न्यूमेरिकल विल आल्सो कम इन दी एग्जाम्स, ठीक है। एनसीईआरटी सॉल्व करो अच्छे से, न्यूमेरिकल्स को एमसीक्यू फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, राइट। एंड थ्योरी इज वेरी इंपॉर्टेंट, थ्योरी को क्लियर रखो तो आपके काफी सारे क्वेश्चंस हैं वो बन जाएंगे। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।